जय हिंद बच्चों। अभी अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में वृत्त से संबंधित कुछ जानकारियाँ प्राप्त की तथा उसमें एक त्रिज्या को अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि उस पर आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर और समझते हैं। इसमें हमने एक वृत्त को ड्रा कर दिया है जिससे समझाने में आप लोगों को आसानी होगा। तो पहला प्रश्न है कि वृत्त जो है, वृत्त एक आकृति होती है, कैसी होती है? खुला होती है कि बंद होती है? तो यहाँ पर देखा जाए कि जो वृत्त का यह निर्माण हुआ है, इस वृत्त का निर्माण जो है कहीं पर यदि कट रहे तो इसे खुला आकृति कहते हैं, लेकिन वृत्त का जो निर्माण होता है वो बंद आकृति से होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो इसमें हम लोग क्या मारेंगे कि वृत्त एक आकृति है, कैसी? खुला या बंद? तो बच्चों बंद आकृति होती है। वृत्त एक कैसी आकृति होती है? तो बंद आकृति होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण होता है। वृत्त जो है वो कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है? तो केंद्र है जो ये, इस पर केंद्र पर 360 डिग्री बनाता है कि 720 डिग्री बनाता है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वृत्त जो होती है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर और समझते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है वृत्त समतल पृष्ठ को बांटती है। जब हम लोग वृत्त का निर्माण करते हैं एक समतल भूभाग पर, तो एक अंदर वाला भाग होता है और एक बाहर वाला भाग होता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि वृत्त के निर्माण से दो भाग का निर्माण होता है, एक आंतरिक भाग और दूसरा बाह्य भाग। तो इस तरह देखा जाए तो हो जाएगा क्या? 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा? 2। तो कहा जाएगा वृत्त समतल पृष्ठ को बांटती है दो भागों में, एक आंतरिक भाग और दूसरा बाह्य भाग। आगे बढ़ते हैं। वृत्त कैसी आकृति होती है? तो वृत्त जो है द्विविमीय है कि त्रिविमीय है? तो यदि यह समतल भूभाग पर न होकर ऊंचाई पर कुछ होती तो त्रिविमीय रहती, लेकिन यह समतल भूभाग पर है, इसलिए इसकी आकृति क्या हो जाएगा? द्विविमीय। वृत्त एक द्विविमीय आकृति है। अगला है कि वृत्त पर कितनी बिंदुएं होती है? देखा जाए यहाँ पर वृत्त पर तो इस तरह अनगिनत बिंदुएं हैं, यानी कि अनगिनत बिंदु को हम लोग कहते हैं अनंत बिंदु। यानी कि वृत्त पर कितनी बिंदुएं होती है? तो अनंत बिंदुएं होती है। आगे बढ़ते हैं। वृत्त में त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर देखें कि वृत्त में केंद्र है या परिधि है, तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर है कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, तो ये सही है कि वृत्त में त्रिज्या होती है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी होती है। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है? यदि हम वृत्त में त्रिज्या पूछे तो चारों तरफ इस तरह त्रिज्याएं होती है, जिसकी संख्या हमने बताया था कि अनंत होती है। तो 1 होगी कि 4 होगी कि 8 होगी कि अनंत होगी? तो इसकी त्रिज्याएं कितनी होती है? अनंत होती है। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं होती है, समान होती है कि असमान होती है? तो यहाँ पर देखा जाए तो सभी त्रिज्याएं जो हैं एक समान है, यानी कि एक समान होती है, असमान नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। समरूप कहते हैं। हमने बताया था कि समरूप में आकार जो होता है समान होता है, जबकि अमाप जो होता है असमान होता है। वैसे आकृति को समरूप आकृति कहते हैं। सर्वांगसम आकृति। सर्वांगसम आकृति में सभी चीज समान होते हैं, आकार भी समान होगा और अमाप भी समान होगा। वैसी आकृति को सर्वांगसम आकृति कहते हैं। सभी वृत्त होते हैं। तो सभी वृत्त जो होते हैं समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं?
तो दुनिया में सभी वृत्त जो है उनकी त्रिज्याएं अलग अलग होती है, तो अलग अलग होने के कारण ये आकृति जो है समरूप कही जाएगी। और यदि आकृति के साथ साथ उसका आमाप भी एक समान हो जाए, यानी कि त्रिज्याएं सभी समान हो जाएं, तो अगला है इस समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त होते हैं, इसमें आमाप और आकार दोनों समान हो गया। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि इससे हम लोग सर्वांगसम आकृति कहते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने समझा कि लगभग 12 प्रश्न को कवर किया, जिसमें हम लोग वृत्त से संबंधित परिभाषाएं एवं उसमें प्रयोग किए गए त्रिभुज से उसमें प्रयोग किए गए त्रिज्या से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया। तो अब हम लोग वृत्त से संबंधित 10 प्रश्न को कवर कर लिए थे। अब हम लोग 11 क्वेश्चन से 22 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जीवा पर फोकस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर और समझते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक वृत्त ड्रॉ कर दिए हैं, जिसकी सहायता से हम लोग सारे प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है आज का कि क्या वृत्त में सभी जीवाएं समान होती है? क्या वृत्त में सभी जीवाएं एक समान होती है? यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जीवा जो होती है वृत्त के दोनों बिंदुओं को वृत्त पर स्पर्श करती है, यानी कि इसमें जितने चाहे जीवा खींच सकते हैं। यानी कि यदि पूछा जाए कि एक वृत्त में जीवाओं की संख्या कितनी होती है या समान होती है कि नहीं होती है, तो है क्या वृत्त में सभी जीवाएं समान होती है? तो देखा जाए यहाँ पर कि जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो क्रमशः इसकी जीवाएं घटती जाती है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त में जो जीवाएं होती है वो समान नहीं होती है। तो क्वेश्चन क्या है कि क्या वृत्त में सभी जीवाएं समान होती है? तो क्या होगा? तो नहीं होती है। क्या होगा? नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वृत्त में जीवा का शुरू और अंत बिंदु कहाँ पर होता है? इस तरह हम लोगों ने इस वृत्त में समझे हैं कि जीवा जो भी जीवा है, इसमें जितनी भी जीवाएं हैं उनकी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जो है वो वृत्त पर है, वृत्त के अंदर और ना ही वृत्त के बाहर है। तो कहाँ पर है? तो वृत्त के ऊपर है। तो कह सकते हैं कि वृत्त में जीवा का शुरू तथा अंत बिंदु जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो वृत्त पर होता है। कहाँ होता है? वृत्त पर। वृत्त पर होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और समझते हैं कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो देखते हैं कि वृत्त में जीवा जो होता है वो केंद्र से होकर गुजरता है। बड़ा जो जीवा होता है वो कहाँ से होकर गुजरता है? तो केंद्र से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर देखा जाए कि केंद्र से होकर गुजरने वाला जो जीवा है उसे हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? तो व्यास कहते हैं। तो वृत्त में सबसे बड़ी जीवा होती है, तो क्या होती है? तो उसे हम लोग व्यास कहते हैं। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग व्यास कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी जीवा कहाँ से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर देखें कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो केंद्र से होकर गुजरी है। इसके बाद कोई भी ऐसा जीवा नहीं है जो केंद्र से होकर गुजरे। तो एकमात्र ऐसी जीवा और जो बड़ी है वह कहाँ से होकर गुजरी है? तो कहाँ से गुजरेगी? तो केंद्र से होकर गुजरेगी। कहाँ से? केंद्र से होकर गुजरेगी। आगे बढ़ते हैं। वृत्त में
व्यास कितनी त्रिज्या से बनती है। हम लोगों ने पढ़ा है कि वृत्त में जो त्रिज्याएं होती है या त्रिज्या जो होता है वह केंद्र तथा परिधि के बीच की दूरी का होता है। तो हमने बताया था कि इस दूरी को आर कहते हैं और तथा इस दूरी को भी आर कहते हैं। तो व्यास जो है कितनी त्रिज्याओं से मिलकर बना है, तो यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, तो टोटल कितना हो गया, तो 2। वृत्त में व्यास कितनी त्रिज्याओं से बनी होती है, तो 2 त्रिज्या से। कितनी त्रिज्या से, तो 2 त्रिज्या, 2 त्रिज्या से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वृत्त में जीवाओं की संख्या होती है, यानी कि वृत्त में जीवा की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर देखा जाए कि वृत्त पर अनंत बिंदुएं होती है। तो अनंत बिंदुएं होती है तो उससे संबंधित हम लोग अनेक जीवाएं खींच सकते हैं, यानी कि वृत्त में जो जीवा की संख्या होती है वो अनगिनत होती है, यानी कि अनंत। क्या होता है, तो अनंत होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वृत्त में बड़ी जीवा जिसे हम लोग व्यास कहते हैं, ऊपर तथा व्यास से ऊपर तथा नीचे जाने पर जीवा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस फिगर में समझें कि बड़ी जीवा जो है व्यास कहलाता है। व्यास से जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं तो जीवा की लंबाई क्या होती है, घटती जाती है। ऊपर भी जाने पर जीवा की लंबाई घटती जाती है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त में बड़ी जीवा के ऊपर तथा नीचे जाने पर जीवा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्रमशः घटता जाता है। उसकी लंबाई क्रमशः घटती जाती है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जीवा जो होता है व्यास का होता है कितना, जो त्रिज्या है वो व्यास का क्या होता है, तो त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। r बराबर d/2 होता है। इस तरह हम लोगों ने देखा। आगे प्रश्न जो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपका परीक्षा में लगभग 2 से 3 बार पूछ लिया गया है। अर्धवृत्त में बना त्रिभुज कैसा होता है, यानी कहने का मतलब कि समबाहु त्रिभुज होता है कि समकोण त्रिभुज होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो कह सकते हैं कि इसमें जो त्रिभुज बनता है वह त्रिभुज जो है, इस तरह समझें, ये अर्धवृत्त हुआ। अर्धवृत्त में बना जो त्रिभुज होता है, कितना भी त्रिभुज बना दिया जाए तो इसमें जो कोण बनता है यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना त्रिभुज जो होता है, जो व्यास के दोनों बिंदुओं से बनता है, उन्हें हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को कितने भागों में बांटती है, कितने भागों में बराबर में बांटती है। तो हमने एक फिगर से इसे समझें कि ये जीवा हुआ, जीवा से इस पर एक लंब डाला जाए, केंद्र से जीवा पर एक लंब डाला जाए तो इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। यानी कि वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटती है। 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, तो 2 बराबर भागों में बांटती है। अगला प्रश्न, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं, तो समकोण त्रिभुज एक जो है, ये एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं
तो इसके सामने वाली भुजा जो होती है उसे कर्ण कहा जाता है। तो समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? तो कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न जो है, व्यास जो है, व्यास बराबर 2r होता है, यह कथन सही है या गलत है? तो हमने बताया था कि व्यास जो होता है वो 2r के बराबर होता है, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह कथन क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। वृत्त से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो वीडियो है यह लास्ट है। जब हम लोग सभी प्रश्नों को कवर कर लिए होंगे तो वृत्त से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे आप लोग के परीक्षा में नहीं छूटेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ते हैं अपने पहला प्रश्न की ओर और समझते हैं। तो आज का जो हम लोग का प्रश्न है वो एक थ्योरम पर है। जो थ्योरम है कि यदि कोई वृत्त है और वृत्त के बाह्य यानी बाहरी भाग में कोई एक बिंदु लिया गया है तो उस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो उससे संबंधित हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल को बनाने वाले हैं, या कह सकते हैं कि अंकित प्रश्न को बनाने वाले हैं। तो पढ़ते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की ओर और समझते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि ये एक वृत्त है और वृत्त के बाहर एक बिंदु P लिया गया है। इस P बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची गई है जो वृत्त के बिंदु A और B पर मिलती है। इसमें क्या है कि B और P का मान दिया हुआ है जिसका मान 8 सेंटीमीटर है, तथा इसमें पूछा गया है कि AP का मान क्या होगा। AP का मान क्या होगा? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि कोई वृत्त हो और वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु हो तो उससे जो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वो दोनों आपस में क्या होती है? तो वो दोनों आपस में बराबर होती है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर AP बराबर क्या होता है? BP, यानी AP बराबर क्या होगा? BP होगा। यदि BP बराबर यानी कि BP बराबर 8 सेंटीमीटर है तो इसके बराबर ये है, तो 8 सेंटीमीटर भी इसके बराबर होगा। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि AP बराबर भी कितना हो जाएगा? तो 8 सेंटीमीटर, यानी किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं समान होती है। इस तरह सिद्ध हो गया। यदि ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर का होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 अभी हम लोगों ने कवर किया। दूसरा प्रश्न, एक वृत्त दिया हुआ है और इस वृत्त में बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची हुई है। एक स्पर्श रेखा BP है जबकि पहला है AP है और दूसरा BP। और इसमें हम लोग के लिए पहला स्पर्श रेखा जो है AP बराबर 4 सेंटीमीटर और इसमें त्रिज्या का मान दिया हुआ है यानी कि R बराबर 3 सेंटीमीटर। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा है यदि कहीं समकोण त्रिभुज बने तो समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? तो कर्ण कहते हैं। तो कर्ण बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि √/L² प्लस B², यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इससे हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। लंब जो है 4 और आधार जो है 3, यानी इस तरह हम लोगों ने देखा कि 16 + 9 √25 बराबर 5 सेंटीमीटर। इस तरह OP बराबर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। इस तरह हम लोगों के लिए परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि यह एक वृत्त है और वृत्त के बाहरी बिंदु जो है वो सी दिया हुआ है। इस बिंदु सी से एक स्पर्श रेखा AC है जबकि दूसरी स्पर्श रेखा BC है। तो हम लोग यह देखेंगे कि यह एक प्रकार का चतुर्भुज का निर्माण कर लिया है, यानी कि AOBC, यानी कि यह एक चतुर्भुज हो गया। हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वीडियो में कंसेप्ट के थ्रू कि चतुर्भुज में आमने सामने की जो कोण होती है वो 180 डिग्री के योग के बराबर होता है। यानी यदि ये 120 डिग्री का है तो इसके सम्मुख कोण जो होता है, इसमें पूछा है कि कितने डिग्री का होगा। तो हमने बताया था कि सम्मुख कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। एक कोण है 120, तो दूसरा कोण क्या होगा, 120 घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, तो 60 बचेगा। क्या बचेगा, 60 बचेगा। इस तरह A, C और B, A, C और B का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसमें हम लोगों ने यह कॉन्सेप्ट लगाया है कि चतुर्भुज कोई भी हो उसके आमने सामने की भुजाओं कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। इससे हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें भी वही कंसेप्ट लगने वाला है। दिया है कि XYZ यह एक वृत्त है, इसमें कोण X, Z और Y, X, Z और Y 60 डिग्री है। तो XOY कितने डिग्री का होगा। इसमें भी यही कंसेप्ट लगेगा कि चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं वो 180 डिग्री के योग के बराबर होते हैं। यानी ये 100 डिग्री है तो ये कितना बचा, तो 180 से 100 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। इस तरह हम लोगों ने इस प्रश्न को भी हल कर लिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है AOB 100 डिग्री है। AOB यानी कि टोटल जो दिया है वो 100 डिग्री दिया है। पूछा है कि APO क्या पूछा है, APO यानी ये वाले डिग्री का मान पूछा है। तो हम लोग पहले इसमें ये वाले कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं या सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यदि ये 100 है तो ये पूरा जो हो जाएगा ये कितने डिग्री का होगा, तो पूरा हो जाएगा 80 डिग्री का, पूरा होगा 80 डिग्री का। अब यहाँ पर देखिए कि यदि ये 100 डिग्री का है तो इसके बीच एक रेखा बीचों बीच खींची गई है जो इस कोण को दो बराबर भाग वाले कोणों में विभाजित करती है। यदि इस टोटल का 100 है तो यदि इसका आधा आधा कर दिया जाए तो इसका मान 50, जबकि इसका मान भी 50 हो जाता है। इस तरह इसका भी 80 टोटल है, इस पूरे कोण का मान 80 डिग्री है तो आधे कोण का मान कितना हो जाएगा, तो 40 डिग्री और इसका भी 40 डिग्री। तो हम लोगों ने लिए पूछा है कि APO का मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 40 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह हम लोग इस लास्ट प्रश्न को भी कवर करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या पूछा हुआ है। एक वृत्त है, इस वृत्त में APB कितना है, तो 100 सेंटीमीटर। पूछा है कि BOP
पी, BOP, इसका मान क्या होगा? दिया है कि APB यानी कि पूरे का मान कितना है 50 या 100 है, तो पूछा है कि BOP का मान क्या होगा, यानी इस वाले का मान पूछा है। तो वही फॉर्मूला लगाया जाए कि टोटल जब है 100 तो ये वाला हो जाएगा 80। यदि कोण समद्विभाजक है तो टोटल 80 है, तो इस वाले भाग का मान 40, जबकि इस वाले भाग का भी मान 40 होता है। इस तरह हम लोगों ने वृत्त से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया। इसी तरह आगे की तरफ भी आपके लिए वीडियो आता रहेगा। वृत्त से संबंधित सारे कंसेप्ट को कवर कर लिए थे और एक वीडियो लाने वाले थे जिस पर हम लोग सारे न्यूमेरिकल को करने वाले थे, यानी कि आंकिक प्रश्न करेंगे आज। तो बढ़ते हैं आज अपने क्लास की ओर और समझते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग त्रिज्या और व्यास से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। कौन सा? तो R तथा D के बीच रिलेशन में जो कुछ भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बनने वाला है उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर और समझते हैं। इससे पहले हम लोग इसमें दो फार्मूला का यूज करेंगे, जिसमें पहला फार्मूला जो होता है कि R बराबर D/2 और दूसरा फार्मूला होता है एक कि D बराबर 2R। इस तरह हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करते हुए इस सारे प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। इस प्रश्न में इस फिगर से संबंधित हम प्रश्न को पहले समझाएंगे और उसके बाद उत्तर को। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और समझते हैं कि एक वृत्त दिया हुआ है और इस वृत्त में त्रिज्या दिया हुआ है और इसमें निकालना क्या है? तो व्यास निकालना है, यानी कि D। तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है कि D बराबर क्या होता है? तो D बराबर 2R, यानी कि 2 गुणे त्रिज्या। तो D बराबर क्या हो जाएगा? 2R। तो 2 इंटू R का मान कितना है? तो 5 सेंटीमीटर। तो 5 दूनी 10, यानी कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो उसका व्यास जो होता है कितना हो जाएगा? तो 10 सेंटीमीटर। कितना होगा? तो 10 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त दिया हुआ है और इस वृत्त में हम लोगों के लिए इस प्रश्न में व्यास दिया है, यानी कि व्यास दिया है तो निकालना क्या है यहाँ पर? तो त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या बराबर हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है कि D/2 होता है। तो R बराबर D/2 यदि हो तो D का मान 21 और फॉर्मूला के तहत 2, इसे अगर कटाया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। यानी कि यदि यहाँ पर हम लोगों ने पहले प्रश्न में समझा कि त्रिज्या जितनी है व्यास निकालना हो तो डबल हो जाता है, और व्यास जितना है त्रिज्या निकालना हो तो उसके आधा हो जाता है। यह प्रश्न कभी कभी प्रश्न में कथन से पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या का मान क्या दिया हुआ है? तो पाई दिया है। ऐसे ही सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं जिससे लड़के लोग नहीं कर पाते। तो इसे समझते हैं। तो इसमें हम लोगों के लिए D निकालना है, यानी कि एक वृत्त है और वृत्त में त्रिज्या का मान पाई दिया हुआ है। तो D का मान क्या होगा? तो कुछ करना नहीं है इसमें कि D बराबर क्या होता है? तो 2R होता है। तो 2 इंटू R का मान क्या हो गया? पाई। अब इसमें गुणा कर दिया जाए तो 2 पाई हो जाएगा। तो इसका व्यास क्या हो गया? 2 पाई। यदि सेंटीमीटर रहा तो सेंटीमीटर दिया जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त है और उस वृत्त में व्यास का मान दिया हुआ है।
इस वृत्त में व्यास का मान दिया हुआ है, तो इसमें r बराबर क्या होगा? तो r बराबर हम लोगों ने पढ़ा है कि d/2 होता है। d का मान दिया है 2 पाई, 2 बटा में हो गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर त्रिज्या का मान कितना आ गया? पाई। तो इससे घबराने वाला कोई बात नहीं है। अपने जैसे यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है उससे वैल्यू पुट कर आंसर आसानी से निकाला जा सकता है। अगला समझते हैं 5। अगला है कि इसमें त्रिज्या दिया हुआ है पाई/2 और डी निकालना है, यानी कि एक वृत्त में त्रिज्या का मान पाई/2 हो तो उसका व्यास क्या होगा? तो व्यास बराबर 2r प्रयोग कर रहे हैं, तो 2 इंटू r का मान पाई/2, 2 से 2 कट गया, आंसर बच गया पाई, यानी कि यहाँ पर व्यास का मान क्या हो जाएगा? तो पाई होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है, यहाँ से सवाल देने का मतलब यह है कि कभी कभी परीक्षा में प्रश्न जो होता है वो दशमलव में पूछ लिया जाता है, जिससे लड़के लोग इसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे देखते हैं कि इसमें त्रिज्या का मान दिया हुआ है, तो d बराबर क्या होगा? तो d जो है 2r होता है, 2 इंटू r का मान 0.5, यानी कि इसे गुणा करने पर 1.0, यानी कि इतना सेंटीमीटर इसका d हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और समझते हैं कि एक त्रिज्या है, एक वृत्त है और एक त्रिज्या है, जिसमें व्यास जो है क्या होता है संबंध। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक r है और इसे पूरा कर दिया जाए तो d हो जाएगा, और इतना रहे तो r और इसको पूरा कर दिया जाए तो d हो जाएगा। तो सवाल पूछा है कि जो r है व्यास का होता है, यानी कि हम लोगों ने प्रारंभ में ही पढ़े हैं कि r जो होता है व्यास का आधा होता है, यानी कि r बराबर d/2, यानी कि इस रिलेशन पर ही सवाल आता है, यानी कि r बराबर d/2। तो पूछ दिया गया है कि r है तो व्यास का होता है, तो r व्यास का कितना होता है? तो आधा होता है। यहाँ पर समझें कि d का मान दिया हुआ है और r पूछ रहा है, ठीक है। तो d का मान यदि मानते हैं कि यहाँ पर 20 सेंटीमीटर ले लिया जाए तो r का मान कितना होगा? तो इसके आधा हो जाएगा। इसके समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर इसका प्रयोग किए थे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यह एक वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त में एक ये A और B जो है जीवा है, इस जीवा का मान इसमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस जीवा के आधे वाले भाग का मान पूछा है। तो हम लोगों ने एक प्रमेय पढ़े थे कि यदि वृत्त है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर कोई रेखा पड़ती है, यानी लंबवत रेखा पड़ती है, तो उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो उसी थ्योरम का प्रयोग करते हुए हम लोग इस प्रश्न को बनाएंगे। तो टोटल जो है 8 सेंटीमीटर, और हमने कहा है कि जब केंद्र से जीवा पर कोई लंब पड़ता है तो वह 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो पूरा यदि 8 सेंटीमीटर है तो आधे वाला का मान कितना हो जाएगा? तो जब 2 बराबर भागों में बटा है तो इस 8 वाले को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो 4 और 4, इस तरह हम लोग कहेंगे कि B और C का जो मान होगा वो 4 सेंटीमीटर है। इस तरह हम लोगों ने समझा कि यदि किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर कोई लंब डाला जाए तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। यदि पूरा 8 सेंटीमीटर है तो आधे का मान 4 सेंटीमीटर। इसी तरह बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। इसमें उसके जस्ट अपोजिट दिया है, यानी कि इस वाले प्रश्न में पूरा जीवा का मान दिया हुआ था और आधे जीवा का मान पूछा था, जबकि इसमें क्या है कि आधे जीवा का मान दिया है
और पूरे जीवा का मान पूछा है, तो आधे जीवा का क्या हो जाएगा, ये जीवा डबल, यानी कि यदि 5 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसका मान क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। इस तरह हम लोगों ने समझा कि यदि केंद्र से जीवा पर कोई लंब डाला जाए तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। यदि पूरे जीवा का मान दिया हुआ हो तो आधे जीवा का मान निकालने के लिए आधा कर दिया जाए, और आधे जीवा का मान दिया हुआ हो तो पूरे जीवा का मान निकालने के लिए दुगुना कर दिया जाए। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला जो प्रश्न है 11 नंबर, यह एक वृत्त दिया हुआ है। इस वृत्त में एक जीवा दिया है, जीवा पर एक केंद्र से लंब डाला गया है, तो लंब के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं। यानी कि समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं। तो यह जो त्रिभुज जो बना है हम लोगों का, यह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। और समकोण त्रिभुज में हम लोगों ने पढ़ा है कि कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस तरह देखा जाए तो लंब का मान 3 और आधार का मान 4, इस दोनों का वर्ग कर दिया जाए और वर्गमूल निकाल दिया जाए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 9 + 16 यानी कि 25 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह का प्रश्न आप लोगों के परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की और समझते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। यही वाला प्रश्न है, बस इसमें क्या हुआ है कि इस वाले प्रश्न में कर्ण का मान बताना था, जबकि इसमें हम लोग आधार का मान निकालेंगे। तो इसमें आधार का मान निकालने के लिए हम लोग इसका वर्ग और इसका वर्ग करेंगे और इस दोनों को आपस में घटा देंगे और इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो इस तरह देखा जाए तो 25 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 169, यानी कि 125 से 169 से 25 से यदि घटाया जाए तो 44 आ जाएगा, 144 आ जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी इसमें हम लोगों के लिए क्या निकालना था, तो आधार निकालना था। आधार बराबर फॉर्मूला होता है इसमें कि √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग कर दिया जाए और लंब का वर्ग कर कर घटा दिया जाएगा तो आधार का मान निकलेगा। ये वाला प्रश्न इससे अब अलग है, यानी कि दूसरे कंसेप्ट पर है। समझते हैं, यह एक वृत्त दिया हुआ है और इस वृत्त में त्रिज्या का मान दिया हुआ है जो 3 सेंटीमीटर है। कितना है, तो 3 सेंटीमीटर, जबकि स्पर्श रेखा की जो लंबाई है उसका मान 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि स्पर्श रेखा पर यदि केंद्र से कोई बिंदु रेखा आए तो उस बिंदु पर लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री होता है। तो इस तरह देखा जाए तो यह त्रिभुज जो है एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। तो इसके सामने वाली भुजा जो हो जाएगी कर्ण हो जाएगी, यानी कि 90 डिग्री वाले के सामने वाले भुजा कर्ण हो जाएगा। तो ये वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न एक ही है, लेकिन इसमें हम लोग स्पर्श रेखा से प्रश्न बनाए हैं, जबकि इसमें हम लोग जीवा से प्रश्न बनाए हैं। बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। तो कर्ण का बराबर मान यहाँ पर हम लोग निकाले थे, तो क्या हो जाएगा कि 4 का स्क्वायर कर दीजिए और +3 का स्क्वायर रूट डाल दीजिए, यानी कि 16 + 9 25 बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यदि कोई वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो इस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगा, या कह सकते हैं कि कर्ण की लंबाई क्या होगी। आगे बढ़ते हैं। इस वाले फिगर में हम लोगों के लिए यह बताना है कि कौन सा फिगर का क्या नाम है, यानी कि इस पर जो जो भी आकृतियाँ बनाई गई है
उस आकृति को क्या कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी वाले को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। दो वृत्त पर बिंदुएं ऊपर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जीवा कहते हैं। यदि कोई रेखा वृत्त को आर पार कर जाए, वृत्त से होते हुए आर पार कर जाए, उसे हम लोगों ने पढ़ा है कि उसे छेदक रेखा कहते हैं। जबकि वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करते हुए निकल जाए उसे हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। यह जो प्रश्न है आप लोगों के परीक्षा में 2 से 3 बार पूछ दिया गया है। तो इसमें क्या है कि एक अर्धवृत्त दिया हुआ है और इस अर्धवृत्त में एक ही आधार को मानकर अनेक त्रिभुज बनाए गए हैं। यानी कि इसमें इस व्यास को आधार मानकर, इस व्यास को आधार मानकर, या इसे व्यास कह दीजिए या इसे बड़ी जीवा भी कह सकते हैं, इसे बड़ी जीवा। तो इस तरह का प्रश्न जो होते हैं कि यदि एक ही आधार पर अर्धवृत्त है और कितने भी त्रिभुज बनाए जाए तो यह जो शीर्ष इसका जो बनता है, जहाँ पर यानी कि वृत्त पर जो शीर्ष इसका बनता है, इसके बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री का प्राप्त होता है। कितना डिग्री का प्राप्त होगा, तो 90 डिग्री का। यानी कि इसमें कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो कह दिया जाएगा आंसर में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, या इसी को ऑप्शन में कहीं कहीं 90 डिग्री दिया हुआ होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हम 10 या 5 कहिए, जितना भी है उतने जीवा का निर्माण किए हुए हैं। प्रश्न है कि इस वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या है या वह कहाँ से होकर गुजरती है। तो इसमें देखा जाए तो जैसे जैसे हम लोग केंद्र की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जीवा की लंबाई बढ़ती जाती है। यानी कि ऊपर से नीचे आने पर केंद्र से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है उसे ही जीवा कहेंगे। और यह जीवा जो होती है इसे हम लोग दूसरा नाम व्यास के नाम से भी जानते हैं, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, जो कहाँ से होकर गुजरेगी, तो केंद्र से होकर गुजरेगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।